वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एसआई री एग्जाम 2026 के लिए आज अपने इंडियन इकोनॉमिक के अंदर पढ़ेंगे। आपके जो टॉपिक दिया हुआ है वो है एक तो राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बारे में, और एक है उदारीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको इंडियन इकोनॉमिक के अंदर एक तो बजट निर्माण से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, और मुद्रास्फीति है उसके बारे में मैंने करवा दी। एक क्लास मैंने आपको दे दी। आज अपने जो मुख्य टॉपिक है एक तो राजकोषीय और मौद्रिक जो नीतियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और एक उदारीकरण और वैश्वीकरण है उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आपको फैक्ट भी मिलेगा, ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए ताकि आपका वहां पे गलत न हो। बस छोटी सी क्लास रहेगी, इसमें गजब के क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रमुख फैक्ट के साथ ये आपको क्लास मिलेगी, और यहाँ से 2 प्रश्न पक्के समझो भी, एक तो राजकोषीय से आएगा और एक उदारीकरण से आएगा। ठीक है, तो याद रखना अच्छे तरीके से। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और ये अपनी एसआई 2021 की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको पीडीएफ दी जा रही है। अब जितनी भी मैंने आपको क्लासें करवाई है उसकी पीडीएफ आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर उपलब्ध हो रही है। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान हर मंथ वाली पीडीएफ आपको इसके अंदर उपलब्ध हो रही है। टेस्ट वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, पीडीएफ आपको दी जा रही है। इसके अलावा अभी कल मैंने चर्चित व्यक्ति आपको करवा दिए, चर्चित स्थान करवा दिए। एसआई री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके पीछे वाली क्लासें आराम से देख सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन, अभिकथन ए क्या कहता है? विस्तारक मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि करती है। कारण क्या कहता है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से ब्याज की दर में कमी, विनियोग व्यय और समग्र मांग की वृद्धि, और तदुपरांत साम्य उत्पादन में वृद्धि होती है। अब इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एसआई के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल सही है। ए आर ए की दोनों अलग अलग सही व्याख्या और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब दोबारा पढ़ो, विस्तारक मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि करती है। याद रखना, मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें वृद्धि से ब्याज की दर में कमी होती है, विनियोग व्यय और समग्र मांग में वृद्धि, और तदुपरांत साम्य उत्पादन में वृद्धि होती है। अब ये क्वेश्चन अभी पिछली बार एसआई के अंदर ये पेपर में आ चुका है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी व्याख्या देखो। जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में विस्तारक मौद्रिक नीति अपनाता है तो बाजार के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, जो केंद्रीय अपना बैंक है अर्थव्यवस्था, कोई अर्थव्यवस्था में वो जाहिर सी बात है अगर विस्तारक मौद्रिक नीति अपनाएगा तो बाजार के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ऋणों पर ब्याज की दरें कम हो जाती है, और कम ब्याज दर के कारण लोग, कंपनियां अधिक निवेश और उपभोग करते हैं, जिसे समग्र मांग बढ़ जाती है। चीजें आपके बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आनी चाहिए। इस मांग को पूरा करने के लिए देश के कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये व्याख्या मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, यहां से एक आधा प्रश्न यहीं से व्याख्या में से आपके लिए एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, क्योंकि ये कथन पूरी व्याख्या डिटेल के माध्यम से आएगा, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंदी के समय देश का केंद्रीय बैंक किस प्रकार की नीति अपनाता है? जब देश के अंदर अगर मंदी आ जाए तब वहां पे जो अपना देश है वो केंद्रीय बैंक है वो किस प्रकार की जो है नीति को अपनाएगा? तो वो है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। क्या करेगा? सरकारी जो प्रतिभूतियां उनकी खरीद करेगा, क्योंकि मंदी के समय देश का जो केंद्रीय बैंक है वो सरकारी जितनी भी प्रतिभूतियां उनकी खरीद से ये इस प्रकार की नीति अपनाएगा। तो मंदी के दौरान देश का केंद्रीय बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है। इस नीति का उद्देश्य बाजार में धन की उपलब्धता बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। गजब की लाइन है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन प्रदान करता है। यानी कि जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां है ना, वो खरीद एक ऐसा उपाय है, और जितनी भी जो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक है ना, उनको धन प्रदान करेगा। यह बाजार में तरलता, क्वालिटी, इक्वालिटी बढ़ाने और निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित करने में मदद
करता है। तो सीधी सी बात है भी बाजार के अंदर तरलता बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तो जब मंदी होगी, जब जो देश का केंद्रीय बैंक है वो विस्तारवादी एक मौद्रिक नीति को अपनाएगा। ठीक है, तो याद रखना अच्छे तरीके से। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसको क्या कहते हैं? ये तो पर्सन फिक्स है, एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। तो वो कौन सा है? रेपो रेट। कौन सी? रेपो रेट है। अपने बार करंट में पढ़ते हैं ना भी अप्रैल तक भारत की रेपो रेट ये रही है, मई तक ये रही है, अब की बार आरबीआई ने इतनी बरकरार रखी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। यह मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। सीधे से सीधा प्रश्न आ सकता है भी रेपो रेट क्या होती है? कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन धन उधार देता है। अगर वर्तमान में पूछे तो भारत की रेपो रेट दर कितनी है? तो 5.25%। कितनी है? 5.25%। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, हीनार्थ प्रबंधन या करारोपण। अब देखो प्रश्न, देखो कितना गजब का प्रश्न है। और ये पिछली बार जो आरएस का एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब्याज दर। यानी कि ब्याज दर है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी सार्वजनिक व्यय, हीनार्थ प्रबंध और करारोपण, ये तीनों क्या है? राजकोषीय नीति के उपकरण है। तो इसके अंदर ब्याज दरें शामिल नहीं है। देखो, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है। यानी कि राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है? जो भी अर्थव्यवस्था उसको प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च है और कराधान का उपयोग है। सरकारें आमतौर पर स्थायी और सतत विकास को बढ़ावा देने और गरीबों को कम करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। तो सतत विकास को बढ़ावा दिया है, गरीबों को कम करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग होगा। राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं है बैंक दर, निजी निवेश, ब्याज दर, और ब्याज दर मौद्रिक नीति का उदाहरण है। अब ये लाइन आएगी, दोबारा ध्यान रखना भी राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं है। एक तो बैंक दर नहीं है, निजी निवेश नहीं है, और ब्याज दर। और ब्याज दर किसका है? वो मौद्रिक नीति का उदाहरण है। यहां से प्रश्न बनेगा, इस प्रकार के सीधे उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? ये तो इस प्रकार का प्रश्न फिक्स है भी आएगा आपके सामने। और राजकोषीय घाटा वगैरह ये तो बेसिक चीजें या तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये अपना ऑप्शन नंबर डी, सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा? शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। ठीक है, तो ये होगा, ये समीकरण है वो सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। गजब का प्रश्न है, याद रखना, दोबारा रिपीट हो सकता है। और ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ किस में आया, ये भी आरएस प्री एग्जाम 2023 के अंदर आ चुका है। तो सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार होगा, वहां पे राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाएगा। ठीक है, तो सरकार पैसा उधार लेकर राजकोषीय घाटे को पूरा करती है। एक तरह से एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं उस वर्ष में राजकोषीय घाटे के बराबर होती है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। जैसे सरकार का कुल खर्च कितना है? जैसे सरकार का कुल खर्च है 100 लाख करोड़। कितना है? 100 लाख करोड़ है सरकार का खर्च। ठीक है, अगर टोटल आय देखें यानी कि उधार को छोड़कर 85 लाख करोड़ है। ठीक है, 85 लाख करोड़ है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा भी 100 माइनस अगर 85 करेंगे तो 15 लाख करोड़ बचेगा। तो वही क्या होगा, उसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार को जो उधार लेना पड़ता है ना, वो राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार बेसिक चीजें इनको लेकर इस प्रकार पढ़ा करो, ये चीजें समझ में आएगी। मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अब देखो, मौद्रिक नीति का उद्देश्य मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, क्योंकि जो ब्याज दर है वो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। ब्याज दर क्या है? मौद्रिक नीति का उपकरण है। अब इसमें यहाँ पे क्या पूछा है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? विदेशों से ऋण की व्यवस्था करना, ये होगा इसका। तो विदेशी विनिमय की स्थिरता,
आर्थिक असमानता में कमी और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि, ये तीनों के तीनों तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं, लेकिन विदेशों से ऋणों की व्यवस्था करना ये इसके अंदर इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सीधा प्रश्न आए तो इसका ये आपको आंसर करना है। बैंक दर या बट्टा दर क्या होती है? अब ये देखो गजब का प्रश्न है, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, गजब के प्रश्न है ये। बैंक दर या बट्टा दर क्या होती है? तो इसमें क्या होगा, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी होगा, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों द्वारा बट्टा किए गए बिलों की पुनर्कटौती पर वसूल की गई ब्याज दर होती है, वो होती है बैंक दर या बट्टा दर होती है। पता लग गया ना, क्या होती है? रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक द्वारा बट्टा किए गए बिलों की पुनर्कटौती पर वसूल की गई ब्याज दर होती है, वो बट्टा दर होती है। अब इसका उदाहरण देखें। अब सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, जैसे बैंक क्या करता है, बैंक कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है, उसको क्या करेगा, अगर 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, यानी कि किसी व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो जो आरबीआई है ना, आरबीआई बैंक है, उसकी दर, बैंक दर देखें तो 6.5% है। उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, बी ए को क्या है, यानी कि किसी व्यक्ति को 100 करोड़ पर 6.5% वार्षिक ब्याज देना होगा, तो वो क्या होती है, बैंक दर या बट्टा दर होती है। तो यानी कि जितने भी जो व्यापारिक बैंक द्वारा बट्टा किए गए बिलों की पुनर्कटौती पर वसूल किया गया जो ब्याज दर होगा, वो क्या होगा, बैंक दर या बट्टा दर होगा। ये चीजें समझ में आ रही है? बेसिक चीजें लेके पढ़ो, आपको इजी लगेंगी। जब बाजार में किसी वस्तु के भाव अनावश्यक रूप से बहुत बढ़ रहे हो तो रिजर्व बैंक उन पर नियंत्रण लगाने हेतु क्या करेगा? गजब का प्रश्न है, सीधी सी बात है। जब बाजार के अंदर किसी वस्तु का अगर भाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है तो बैंक उस पर क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, चयनात्मक साख नियंत्रण उपाय के तहत उस वस्तु पर दिए जाने वाले ऋणों के मार्जिन अनुपात को वो बढ़ा देगा। क्या करेगा? सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु का भाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, वो चयनात्मक साख नियंत्रण है ना, उसी के अकॉर्डिंग उस वस्तु पर दिए जाने वाले ऋण के मार्जिन अनुपात है उसको बढ़ा देगा। अब ये क्या होता है, देखो, चयनात्मक साख नियंत्रण क्या होती है, एक ऐसा उपाय है जिसे रिजर्व बैंक उन वस्तुओं पर लागू करता है जिनके भाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहे होते हैं। अब सीधी से आपको याद रखना है, जिस वस्तु के भाव बढ़ रहे थे उस पर क्या लगेगा, साख नियंत्रण लगेगा। इस उपाय के तहत रिजर्व बैंक उन वस्तुओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों के मार्जिन अनुपात को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बस ये याद रखना, जब बाजार के अंदर अगर कोई अनावश्यक रूप से किसी वस्तु का भाव बढ़ रहा है तो वहां पे रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का उपयोग करेगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अब आपको कथन बताने इसके अंदर। अब ये आपके सामने उदारीकरण वैश्वीकरण वाले प्रश्न आ गए। 1991 के सुधारों के दौरान कृषि की वृद्धि दर कम हुई है, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भी कमी हुई है, यानी कि निवेश भी कम हुआ है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है, कौन से सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो याद रखना भी 1991 के सुधारों के दौरान कृषि की वृद्धि दर में कमी हुई है, सही है, और कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भी कम हुआ है, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ये व्याख्या भी सही है, ये भी सही है। तो 1991 के उदारीकरण के बाद कृषि वृद्धि दर में गिरावट आई है, सार्वजनिक निवेश में कमी के कारण आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि सिंचाई, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान है, उसकी कमी के कारण ये आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? अब 1991 के अंदर उदारीकरण आया था और उसी अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें पूछा है वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? पूंजी पर्याप्तता सही है, गैर आस्तीकरण परिसंपत्तियां सही है, सफरेसी अधिनियम सही है, लेकिन इसके अंदर ये शामिल नहीं है FRBM अधिनियम, यानी कि फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। भारत में जब 1991 के बाद में शुरू हुआ है ना वित्तीय क्षेत्र, उसके सुधारों में ये शामिल नहीं है। ठीक है, उत्तर सी नंबर होगा इसका। व्याख्या देखो, 1991 के आर्थिक सुधारों से पूंजी पर्याप्तता, गैर आस्तीकरण परिसंपत्तियां और सरफेसी अधिनियम से जुड़े थे, लेकिन देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च और घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था और जुलाई 2004 के अंदर इसको प्रभाव में लाया
गया था। गजब का प्रश्न है। अब ये सन आपसे पूछा जा सकता है भी, ये जब ये आंकड़ा आया था तब ये जो बजट प्रबंधन कानून है वो 2003 के अंदर तैयार किया गया और जुलाई 2004 के अंदर इसको प्रभाव में लाया गया था। ये सन आपसे अब की बार पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की थी? अब ये देखो, वस्तु व्यापार नीति का एक प्रश्न आया है, ये CAT के अंदर आया था 2024 के अंदर। तो किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की थी? तो विदेशी व्यापार नीति है कौन सी? 2015 से 20 वाली। ऑप्शन नंबर डी, विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 वाली। ठीक है। तो MEIS योजना के तहत भारत सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष लाभ प्रदान किए ताकि भारत का निर्यात बढ़ सके। इस योजना को 2015 से 20 की विदेशी व्यापार नीति के तहत शुरू किया गया और 1 जनवरी 2021 से MEIS को वापस ले लिया गया। अब देखो, 2015 से 20 के बीच में लागू कर दिया, फिर जनवरी 2021 के अंदर इसको वापस ले लिया। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट नामक एक नई योजना शुरू की गई जो निर्यात वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों को वापस करेगी। ये इंडियन इकोनॉमी के भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार को आपको अच्छे तरीके से इनको हैंडल करना है। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति को शुभारंभ किया था? अब भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो 1991 के अंदर। कब प्रारंभ किया? 1991, क्योंकि 1991 के अंदर आर्थिक जो उदारीकरण की नीति है वो आई थी और यहाँ से प्रश्न इसका बार बार प्रश्न आ रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की गई। इस नीति के तहत भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, लाइसेंस राज समाप्त करने और निजीकरण को प्रोत्साहित किया गया। इसे नई आर्थिक नीति के नाम से इसको जाना जाता है और आर्थिक सुधार तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये शुरू किए गए थे। यानी कि आर्थिक सुधार तत्कालीन वित्त मंत्री थे अपने केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके नेतृत्व में ये शुरू किया गया था। तो ये नई आर्थिक नीति के नाम से इसको जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1991 के अंदर हुई थी। अब व्याख्या मैं आपको क्यों करवा रहा हूं? ताकि एक तो चीजें आपको समझ में आ जाए और आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे अभ्यास हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। अब देखो, बार बार यही प्रश्न आ रहा है ना, घूम फिर के यही प्रश्न आने आपके सामने। तो ये भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ में क्या है? भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो देखो क्या है, आर्थिक उदारीकरण सामान्यतः अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति और विकास को सुनिश्चित कराने हेतु किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों या शक्ति को हटाने से संबंधित है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तित करते हुए 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को अधिक स्वतंत्र और लोचशील बनाना था। यानी कि 1991 के अंदर भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ? इसका उद्देश्य जितने भी जो उद्योग है ना, उनको अधिक स्वतंत्र और लोचशील बनाना, ये इस नीति का मुख्य उद्देश्य रहा था। अब चीजें समझ में आ रही है ना? ताकि ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से इनको पढ़ोगे एक दो बार तो चीजें क्लियर हो जाएगी। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? अब एक आधा प्रश्न आपको वैश्वीकरण के बारे में भी मिलेगा। तो वैश्वीकरण के बारे में है, वैश्वीकरण का संबंध क्या है? ये है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव से है। सीधा प्रश्न आ सकता है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा सही है? तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव से संबंध है। ठीक है, ये याद रखना। तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव से है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है जिसमें माल, पूंजी, लोग, ज्ञान, विचार और संस्कृति आसानी से सीमाओं के पार प्रभावित होते हैं। तो वैश्वीकरण के बारे में आप अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीन आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? अब ये देखो, पीछे मैंने करवाया और यही देखो दोबारा घूम फिर के प्रश्न आ गया। जुलाई 1991 के अंदर नवीन आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। इसी को हम क्या बोलेंगे? उदारीकरण नीति। ठीक है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना और कीमत स्थिर सुनिश्चित करना। ये याद रखना, मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना और कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना। उपयुक्त दोनों। उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। ये दोनों के दोनों इसका उद्देश्य है। अब देखो इसकी व्याख्या।
मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना, जो आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मौद्रिक नीति न केवल मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देती है, बल्कि रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य बेरोजगारी की दर को कम करना और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। तो जिसका उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी की दर को कम करना और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये उद्देश्य वगैरह भी पढ़ लेना, सीधा प्रश्न इस प्रकार का आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, खुला बाजार परिचालन क्या है? आप देखो, ये सीधा इतना बड़ा प्रश्न आपको मिल सकता है, भी ध्यान रखना। खुला बाजार परिचालन क्या होता है? गजब का प्रश्न है ना, खुला बाजार। तो ये क्या होता है कि आरबीआई या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद, ये क्या होता है? खुला बाजार होता है। ध्यान रखना, खुला बाजार क्या होता है? आरबीआई या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ये सीधा प्रश्न इतना बड़ा आ सकता है और इतनी लाइन आपको मिल सकती है खुला बाजार परिचालन के बारे के अंदर, ठीक है। तो ये आज की थी अपनी क्लास। ये राजकोषीय, मौद्रिक नीतियां और उदारीकरण और वैश्वीकरण के जो मुख्य बातें थी, पूरा व्याख्या मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन, पूरी उम्मीद है भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये एसआई 2021 की जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर कल आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पे आप इनका रिवीजन कर लेना, ठीक है। इससे पहले प्ले लिस्ट बनी हुई है एसआई री एग्जाम के अंदर, जितनी भी मैंने आपको क्लासें करवाई है प्रताप क्लासेज में, यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। आरएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इन सब की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये धीरे धीरे मैं दो टॉपिक करवाऊंगा एक साथ, अगर एक साथ ही मैं करवा दूंगा तो सारी चीजें आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए दो टॉपिक मैं करवाता रहूंगा, अच्छे तरीके इनका अभ्यास कर लेना। और लास्ट में मैं आपका इनका कंप्लीट पूरे एक ही क्लास के अंदर वीडियो में करवाऊंगा, वहां पर भी आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी साथी वीडियो को भाई लाइक और शेयर करते रहना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।